हेलो एवरीवन। ये हमारा सीडीपी पार्ट 2 है आपका, जो 3 फरवरी 2023 को पेपर हुआ है। तो हमने 15 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज 16 नंबर से। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आई विल रिपीट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। तो क्या क्या इसके ऑप्शन है। पहला है इंटीग्रेटेड, एकीकृत। सेकंड है दोस्तों इंक्लूसिव, समावेशी। थर्ड है आपका स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा। और फोर्थ है नॉन प्रोग्रेसिव, अप्रगतिशील। तो अब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं, ठीक है, और शिक्षक को सबको इक्वल नॉलेज देना है, ज्ञान देना है। तो क्या होगा, समावेशी इंक्लूसिव कंसेप्ट को अपनाया जाएगा। तो आपका बी नंबर हो जाएगा, समावेशी इंक्लूसिव। देखते हैं इसके क्या है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को भी साथ में लेकर शिक्षा प्रदान की जाती है। यर्सेल के अनुसार, ठीक है ना, यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन कहता है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। टू कैटर टू चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड ए टीचर शुड। तो उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे, ऐसा तो है नहीं। उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। अब अलग से बैठाएगा तब तो ऐसे बहुत सारा, ये तो होगा नहीं। उन्हें अनदेखा कैसे करोगे, क्योंकि अन्य छात्रों का अंतःक्रिया नहीं है, नहीं तो दो तो एलिमिनेट हो गया। उन्हें ढेर सारा लिखित नहीं दे, तो आपका बी नंबर ऑप्शन कि उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे किस तरह के आए हुए हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक हेतु उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करना, उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करने जैसे उद्देश्य निहित होने चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि में वे छात्र आते हैं जिनके पास संपन्न छात्रों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं है। छात्रों के इन समूहों के साथ जाति, रंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है तथा इस तरह की धारणाएं छात्रों के आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है या उनके भविष्य की शैक्षणिक सफलता में बाधा उत्पन्न करती है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करे और अच्छा प्रदर्शन न करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करे। फिर कहता है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। पहला है आपका डिसलेक्सिया, पठन वैकल्प, डिस्कैल्कुलिया, गुण सवैकल्य और डिस्फेसिया, भाषा वैकल्प। और फोर्थ है आपका डिस्प्रैक्सिया, गति समन्वय वैकल्प। तो आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया कि अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता, गति समन्वय वैकल्प की प्रभावित करती है। कुछ पठन संबंधी विकार इस प्रकार हैं। तो देखते हैं किस प्रकार है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन रिपीट ही होता है चारों, यही चार आपके प्रॉब्लम होते हैं बच्चों में। पहला डिसलेक्सिया से क्या मतलब समझते हैं आप, तो पढ़ने संबंधी अक्षमता।
मतलब कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो आप किस मतलब प्रॉब्लम से है? डिसलेक्सिया, ठीक, याद रखिएगा इसको। डिसकैलकुलिया, नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो रहा है उसको, गणित संबंधी सीखने में अक्षमता हो रहा है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब लेखन संबंधी उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और अफेजिया, भाषा संबंधी अक्षमता। अफेजिया में क्या हो रहा है दोस्तों? भाषा संबंधी उसको अक्षमता हो रहा है। और डिसग्राफिया में क्या हो रहा है? लेखन संबंधी अक्षमता। और डिसकैलकुलिया में क्या हो रहा है? गणित संबंधी सीखने में अक्षमता, ठीक है ना। नोट: अक्षमता, विकलांगता, पर्याप्त शक्ति, क्षमता या शारीरिक या मानसिक क्षमता की कमी है, ठीक है। विशेष रूप से वह जो किसी व्यक्ति को दैनिक कार्य को करने में या घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होने से रोकती है, ठीक है। अक्षमता, विकलांगता, पर्याप्त शक्ति, क्षमता या शारीरिक या मानसिक क्षमता की कमी है। विशेष रूप से वह जो किसी व्यक्ति को दैनिक कार्य को करने में या घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होने से रोकती है, ठीक है ना। तो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों? पढ़ने संबंधी अक्षमता। कैलकुलिया तो याद हो गया होगा, गणित संबंधी। और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी। अफेजिया हो गया दोस्तों भाषा संबंधी अक्षमता, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था ये? क्वेश्चन में कह रहा था कि अधिगम अशक्तता किस व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। कैलकुलिया तो है नहीं क्योंकि ये मैथ के बेसिस पर है। फिर आपका डिस्फेसिया, नाम देखिए हिंदी में पता चल रहा है भाषा संबंधी प्रॉब्लम, ये भी नहीं है। तो क्या हो रहा है कि वो अपने कंट्रोल इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, ठीक है ना। बॉडी, हाथ आंख उसके कंट्रोल में नहीं है, तो यह क्या हो रहा है? डिस्प्रैक्सिया, गति समन्वय वैकल्प, ठीक है। ओके, स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन 19। कह रहा है कि सौलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? सौलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? पहला है कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, संप्रेषण में कठिनाई। सेकंड है सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा। और सी है आपका बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर। और डी है आपका उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल, ठीक है ना। तो स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? तो आपका ए नंबर दिया हुआ है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, ठीक है। तो क्या होता है सौलीनता? तो सौलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में संप्रेषण संबंधी कठिनाई की संभावना अधिक रहती है। सौलीनता मस्तिष्क के विकार के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है। इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होना। सेकंड है जन्म से पहले बच्चे का विकास सही रूप से न हो पाना। और थर्ड कहता है यह मस्तिष्क के कई भागों को प्रभावित करती है, ठीक है ना। ये जो प्रॉब्लम है आपका स्वलीनता, तो क्या क्या इसके कारण है? तो मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होना। सेकंड कहता है जन्म से पहले बच्चे का विकास सही रूप से न हो पाना। और थर्ड है यह मस्तिष्क के कई भागों को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रबल भावना। सेकंड है आपका अभिसारी सोच। और थर्ड है आपका उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। और डी है आपका नवाचारी अनूठे विचार, ठीक है ना। तो इसका आंसर दोस्तों दिया है बी नंबर, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच, ठीक है। तो क्या होता है अभिसारी सोच? तो अभिसारी सोच के बारे में लिखा हुआ है कि सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, ठीक। जबकि जिज्ञासा की प्रबल भावना, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार आदि सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषताएं हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं: पहला आलोचनात्मक चिंतन एवं सृजन में विश्वास। सेकंड है दोस्तों अनुसंधान की प्रवृत्ति। और थर्ड है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और फोर है आपका प्रमाणिक तथ्यों का संकलन, ओके।
प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार क्या है? प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का आशय उन कार्यों से है जिनके माध्यम से नवीन विचारों, वस्तुओं एवं व्यवस्थाओं का सृजन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 21 क्वेश्चन कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। तथ्यों के कंठस्थीकरण यानी रोट मेमोराइजेशन ये नहीं होगा। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, ये हो सकता है। और आगे देखते हैं समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है ना। फोकस टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इसका आंसर दोस्तों डी नंबर दिया हुआ है। नई एजुकेशन पॉलिसी बात कर रही है 53344 5वां तक तो आपको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप क्या भविष्य में करेंगे ताकि आप बेरोजगार ना बैठें, खुद को रोजगार प्राप्त कर लें, इस अनुसार उनको स्किल्ड नॉलेज दिया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ स्किल्ड की भी बात की जाएगी, जैसे वेल्डिंग करना है, किसी को प्लम्बरिंग करना है, कारपेंटिंग करना है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। ठीक है। स्किल आपके पास है तो एक आप अच्छे इंसान हैं, स्किल नहीं है तो यू आर ए वर्स्टमैन। ठीक है। पशु के समान आपका जीवन है, इसलिए स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। ओके तो ठीक है। तो इसका डी नंबर है दोस्तों, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अनुभव जनित अधिगम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन सूचना की अवधारणा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्य लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला, इस नीति का लक्ष्य 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना, 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा जाता है। और नेक्स्ट आपका भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 22, इंडिविजुअल डिफरेंस रिलेटेड टू प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ अ स्टूडेंट इन ए क्लासरूम शुड बी। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों के व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? तो कहता है ऑप्शन की अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। सेकंड है नकारात्मक पुनर्बनन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। थर्ड है आपका संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। और आपका डी कहता है कि उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हों। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? इसका आंसर दोस्तों डी नंबर है आपका, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो। ओके। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों के व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सके। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में तब संदर्भित किया जाता है जब यह बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं की वरीयता देती है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण हमेशा बच्चों को सीखने की अपनी रणनीति और कक्षा की गतिविधियों को करने के लिए सोचने के तरीके को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। शिक्षक छात्रों को उनकी गति से सीखने के लिए उचित वातावरण और सामग्री प्रदान करके एक सूत्रधार के रूप में सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है 23 कि एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है। ठीक है ना। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है। पहला है ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। सेकंड है जानकारी की प्रभुत्वधारी स्रोत या अधीनस्थ प्रतिभागी। नेक्स्ट है सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी।
नेक्स्ट है तानाशाह या आज्ञाधीन जीव। तो इसका दोस्तों सी नंबर दिया हुआ है सुसाधक। देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को सुसाधक रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी रूप में अपेक्षित करती है। अच्छा, जो टीचर हैं हमारे वो हमारे सुसाधक हैं, यानी फैसिलिटर हैं, मतलब पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट हैं वो क्या है, सीखने वाले हैं। तो उनको क्या करना है, पार्टिसिपेट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, एक्टिव रहना है उनको नॉलेज को प्राप्त करने के संदर्भ में। ओके, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को सुसाधक के रूप में, ठीक है, याद रखिए, प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को सुसाधक के रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में अपेक्षित करती है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बच्चों की शक्तियों का विकास है। प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बच्चे के लिए है। अच्छा, ठीक है, शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चे शिक्षा के लिए नहीं है। यही चीज को समझना है कि शिक्षा बच्चे के लिए है, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रत्येक बच्चे के सामाजिक विकास को पर्याप्त अवसर मिल सके। ओके, प्रगतिशील शिक्षा के योगदान में मस्तिष्क एवं बुद्धि की अहम भूमिका है। उनके माध्यम से वह दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। शिक्षा बच्चे की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 24 कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है। अच्छा, रेयान एक कैंडिडेट है, कुछ दिन पहले ही उसने जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। ओके, इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। ठीक है, उसको इतना समझ में आया तो समझ बेसिस पे वो काम कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सही है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दिशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को डैश की प्रवृत्ति दर्शाती है। तो ये तो आपका हो गया ओवर रेगुलराइज, मतलब वो हर चीज को इतना रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, ओवर अति नियमित हो गया ये। ठीक है, बी नंबर हो गया, मतलब एक चीज सीख लिया तो हर चीज में उस चीज को कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ओवर रेगुलराइज। तो बी नंबर कहता है कि रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दिशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को अति नियमित की प्रवृत्ति दर्शाती है। अति नियमितीकरण, ओवर रेगुलराइजेशन को अति अनियमित रूप से बदलने वाले शब्द में नियमित परिवर्तन के सिद्धांत के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ओवर रेगुलराइजेशन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है 25 नंबर ब्रेन स्टॉर्मिंग। विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका क्या, विस्तारित सोच या प्रक्रियात्मक स्थिरता या अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग या रिस्पॉन्स अनुक्रिया समुच्चय। क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग? ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब होता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, वेल ट्रेंड ब्रेन क्या होता है, वो आपका माइग्रेट करती है अपनी इंडिया कंट्री को छोड़कर फॉरेन कंट्री में। उनको रोकने के लिए बच्चों में क्या ऐसा टेक्निक को डेवलप करना चाहिए, तो आंसर दिया हुआ डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चों में अपसारी सोच, ठीक है, विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक का प्रयोग करता है, तो उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत, ओपन एंडेड वाला होता है। इसमें सृजनात्मक को बढ़ावा दिया जाता है और यह एक प्रकार का पार्श्व चिंतन है। ठीक है, नेक्स्ट है 26 रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है?
रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पहला है सभी बच्चों को मानक निर्देश देना। सेकंड कहता है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। थर्ड कहता है सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना। और फोर कहता है बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो दोस्तों इसका दिया है बी नंबर, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। क्वेश्चन क्या था? रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो जो भी बच्चा अपना लाइफ में अच्छा कर सकता है उसको प्रमोट करें। ठीक है, बी नंबर। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसका प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। रचनावाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो वर्णन करता है कि छात्र और उनके शिक्षक कैसे बातचीत करते हैं। कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलन की स्थिति में नियंत्रण कैसे होता है। इसके कुछ लक्षण निम्न प्रकार से हैं। पहला, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक छात्र और छात्र छात्र के बीच बातचीत सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। सेकंड, छात्र और शिक्षक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां दो पक्षों के बीच प्रभावित होती रहती है। थर्ड, एक रचनावादी कक्षा का कक्षा वातावरण भौतिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित है। फोर, विविध निर्देशात्मक और मूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये था आपका इतना। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? याद रखिएगा, पहला चरण। समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान, प्रासंगिक जानकारी की खोज और परिकल्पना का निरूपण। तो पहले तुम समस्या को फाइंड करेंगे ना, क्या समस्या है, उसके बेसिस पे उसके बारे में सोचा जाएगा। तो फाइंडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान ही पहली चरण है आपका किसी भी समस्या समाधान करने का। तो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछला सेट में। समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण समस्या की पहचान है। ठीक है, समस्या समाधान विधि के द्वारा बच्चों में तार्किक रूप से सोचने एवं निर्णय लेकर किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। समस्या समाधान के अन्य चरण इस प्रकार हैं। पहला, समस्या की पहचान करना। ठीक है, देखिए चरण कौन कौन से हैं। समस्या की पहचान करना पहला चरण हो गया। सेकंड हो गया समस्या का विश्लेषण करना, समस्या का विश्लेषण करना। थर्ड हो गया मूल कारणों की तलाश, मूल कारणों की तलाश। फोर कहता है समाधान को लागू करना, समाधान को लागू करना। और फिफ्थ कहता है दोस्तों परिणामों का आकलन करना, परिणामों का आकलन करना। ठीक है ना। नेक्स्ट है 28, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ठीक है ना। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? पहला कहता व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। सेकंड है प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। थर्ड है आपका पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। और डी कहता है आपका कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। तो डी नंबर बिल्कुल फिट बैठता है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। क्वेश्चन क्या था कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो हर प्राइमरी स्कूल में पता चल जाता है कि बच्चा का जो है दिमाग किस ओर चल रहा है। तो अगर शिक्षक उस तरह होंगे तो भविष्य अच्छा बन सकता है बच्चों का, अगर उनके स्किल्ड की ओर ही उनको प्रेरित करें। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। छात्रों को प्रेरित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। पहला, छात्रों के स्तर के अनुरूप चुनौती रखें। ठीक, उनको समाधान खोजने के लिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अवसर दें। सेकंड है छात्रों को अपने अनुभवों से आगे बढ़ने का अवसर दें। थर्ड है छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में व्यक्तिगत फीडबैक भी दें। और फोर कहता है क्लासरूम में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली रणनीति अपनाएं और छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, ये हो गया आपका।
नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, कहता है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। रीजन क्या है इसका? किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो दोनों आपने पढ़ लिया कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है। रीजन कहता है किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। ठीक है। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? बी नंबर। बी नंबर है कि ए और आर दोनों सही है दोस्तों, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए, ये हो गया ट्रू। रीजन है किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इस तरीके से बी हो गया। ठीक है, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बना सकें। विद्यालयों को एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां छात्र निसंकोच या डर के अपनी भावनाओं से निपटना सीख सकें। भावात्मक विकास छात्रों को उनके साथियों और शिक्षकों के बीच सकारात्मक बातचीत करने में अपने विचारों और भावनाओं की सबसे प्रभावी तरीके से व्यक्त करने में सहायता करती है। ठीक है ना। अतः अभिकथन ये सही है, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, क्योंकि समस्या समाधान कौशल में शिक्षक बालकों को अप्रत्याशित परिस्थितियों या काम पर कठिन चुनौतियों को संभालने में सक्षम बनाते हैं। इसलिए दोस्तों कथन आर भी सही है, लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? तो आपका है कुपोषण, सेकंड है समकक्षियों के साथ सहयोग, थर्ड है अपसारी चिंतन और फोर्थ है आपका चर्चाएं। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। आपका ए नंबर दिया हुआ है आपका कुपोषण माल न्यूट्रिशन। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा अधिकरण की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? तो आपका कुपोषण योगदान नहीं देता है। बाकी समकक्षियों के साथ सहयोग देता है, अपसारी चिंतन देता है, डिस्कशन चर्चाएं देता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी देख लिया जाए। कुपोषण एक स्वास्थ्य स्थिति है, सभी लोग जानते हैं। माल न्यूट्रिशन इज अ हेल्थ प्रॉब्लम जो पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। स्वस्थ रहने के लिए भोजन हमें ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। कुपोषण अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है, क्योंकि यदि कुपोषण प्रारंभिक वर्षा में होता है तो इससे बालक के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास प्रभावित होता है। यदि यह बाद के वर्षों में होता है तो यह अधिगम की क्षमताओं को प्रभावित करता है। कुपोषण से पीड़ित लोग उदास, परेशान, चिड़चिड़े और अप्रत्याशित होते हैं। तो यही था दोस्तों आपका सीडीपी। तो आप देख लिए होंगे किस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उससे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना। तो अब जो मेरा नेक्स्ट आएगा आपका, वो आएगा आपका मैथ का। देख सकते हैं 3 फरवरी 2023 का पेपर हुआ है शिफ्ट 1 में, पेपर 1 है ये सीटेट का। ठीक है दोस्तों, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपका यहाँ से। ओके।